जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो रियल लाइफ है, इनका क्या किरदार है। तो बचपन से हम नंबर्स वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, दाद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं पहली क्लास से। तो इतना तो हमारा एक्सपीरियंस हो गया होगा अपने इर्द गिर्द देख के ये चीज़ें, कि कोई भी फील्ड है, ठीक है, आप कोई भी फील्ड देखें तो कहीं भी मैथमेटिक्स के बगैर आप नहीं चल सकते। इवन आप दुकान पे कोई चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, स्कूल की आप फीस जमा करवाते हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, साइंस आपने पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, वहाँ भी न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री पढ़नी है, वहाँ न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ये 9th में अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स है, ठीक है, अकाउंट्स है, कोई भी आप शोबा ले लें स्टडी से रिलेटेड, मैथमेटिक्स जो है ना हर जगह मौजूद है। मैथमेटिक्स के बगैर आप कुछ भी नहीं। तो इसके अलावा आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये चंद चीज़ें उसने यहाँ लिखी हुई हैं कि कंप्यूटर साइंस है जी, माहौलियाती साइंस है, वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें जो है ना मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है, रियल नंबर यूज़ होते हैं। तो ये तो उसने चंद चीज़ें दी हैं। तो अपने इर्द गिर्द आप देखें कि मैथ्स के बगैर आप चल ही नहीं सकते अगर आप देखें तो ये चंद चीज़ें उसने बताई हैं। उसके बाद उसने बताया हुआ है दर्जा हरारत की तब्दीलियाँ, टेम्परेचर कन्वर्शन। तो एक टेम्परेचर से तो हम वाकिफ़ हैं स्टार्ट से, हम सब के मतलब टीवी पे भी अक्सर आपने देखा होगा, वो बताते हैं जी आज ये टेम्परेचर है, आज वो टेम्परेचर है। तो वो टेम्परेचर कौन सा बताते हैं? सेंटीग्रेड वाला, सेल्सियस वाला। मतलब टेम्परेचर जो स्केल है ना वो 3 तरह के होते हैं। एक सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो इनको क्या करना है हमने, इनको एक दूसरे में इनकी कन्वर्सेशन मतलब कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में। तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, 6-7 में भी ये। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो इनके 2-3 फार्मूले हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। कुछ ज़्यादातर बच्चों को तो ये पहले फार्मूला भी पता होंगे और उन्होंने क्वेश्चन ये किए होंगे। उसके बाद नफ़ा नुकसान, क्योंकि आप अभी 8 से 9th में आए हैं तो ये आपने वहाँ भी चैप्टर पढ़ा है, ठीक है ना। कि अगर एक चीज़ फर्ज करें मैंने 100 रुपये की ली है, मैं 150 रुपये की बेच रहा हूँ, 150 की मैं बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे 50 रुपये क्या होगा, मुनाफा होगा, नफ़ा होगा। यानी कि जितने की ली है उससे ज़्यादा की अगर मैं बेचता हूँ तो ये सीधी सी बात है कि मुझे नफ़ा हो रहा है। तो अब नफ़ा फाइंड कैसे करते हैं? ज़ाहिर सी बात है, बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर देंगे। यानी कि जितने की आपने बेची है उसमें से जितने की खरीदी है वो आप कीमत माइनस कर दोगे तो आपका नफ़ा आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है जी नफ़ा फ़ीसद या नुकसान फ़ीसद। अब नुकसान क्या है कि मैंने 100 रुपये की ली है, मैंने 50 रुपये की बेच दी है। अब चूँकि मैंने 100 रुपये की ली है, 50 की बेची है, तो ज़ाहिर सी बात है 50 रुपये मुझे कम मिले हैं तो 50 रुपये मेरा नुकसान हो गया। तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला अगर आपको भूल जाता है तो आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि मैंने जो पैसे हैं वो मेरे क्या हैं, मुनाफे में आते हैं, नफ़े में आते हैं। तो 100 रुपये की ली है तो 150 की मैंने बेच दी है, तो मतलब बड़े नंबर में से छोटा माइनस करो, 150 यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये फार्मूला किसका आ गया? प्रॉफिट का। लॉस का क्या आ गया? फर्ज करें मैंने 100 रुपये की ली है और 50 रुपये की बेच दी है, तो मैं क्या करूँगा, 100 में से यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस उलट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की ट्रिक्स हैं। आप इस तरह भी फार्मूला याद रख सकते हैं कि मैंने बेची कितने की है, ली कितने की है, तो नफ़ा या नुकसान उस हिसाब से आप ये फार्मूला एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फीसद, सिंपल है चीज़। जिस तरह नंबर्स हैं, मैं कहता हूँ आपके 550 मार्क्स आए हैं, टोटल 800 था। तो इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपका परसेंटेज बन जाएगा। यानी कि जितनी चीज़ है उसका टोटल नीचे लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब बात आए नफ़ा नुकसान की, इस तरह के क्वेश्चन की, तो नफ़ा हुआ है तो नफ़ा ऊपर लिखो, नीचे लिखो कीमत खरीद, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका वो प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस की बात करेंगे, लॉस ऊपर आ जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस। तो नीचे कॉस्ट प्राइस आनी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस के हिसाब से आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर रहे हो, इसलिए नीचे कॉस्ट प्राइस,
ऊपर लॉस हुआ है तो लॉस लिख लें, प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपका आ जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, तो बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है। इसके हम 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से समझना है, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तो टेंशन फ्री होकर समझें। तो पहला क्वेश्चन देखें, तो 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 है, तो अदाद मालूम करें। अब 3 मुसलसल अदाद, इंग्लिश में कहेंगे 3 कंसेक्टिव नंबर्स, कौन से? सही अदाद, इंटीजर्स। तो उसका क्वेश्चन ये है, 3 जो सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स है वो क्या है? 42। अब कंसेक्टिव या मुसलसल क्या क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें पहला नंबर 8 में लूंगा, तो दूसरा 8 प्लस 1 यानी कि 9 लूंगा, उसके बाद 8 प्लस 2 यानी कि एक के बाद दूसरा। मुसलसल का मतलब ये है, ये नहीं कि आपने एक नंबर ये पकड़ा है, दूसरा आपने 11 पकड़ा है, तीसरा आपने 17 पकड़ लिया। इस तरह लिखूंगा तो ये इसका मतलब है गैर मुसलसल, ये मुसलसल नहीं है, नॉन कंसेक्टिव नंबर है। उसने बोला कि आपने नंबर कौन से, किनका सम जो है 42 आता है? 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब है कि आप कोई भी एक नंबर लो, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि अगर आपका एक नंबर 17 है, फिर 18 आए, फिर 19, यानी कि इस तरह 3 नंबर लेने हैं मुसलसल, उनका सम जो है आपका 42 आना चाहिए। तो ये उसकी कंडीशन है, ठीक है। अगर तो आप बीच में कुछ 2-3 नंबर छोड़ के दूसरा लिखते हैं तो वो गैर मुसलसल होंगे, मुसलसल नहीं होंगे, नॉन कंसेक्टिव होंगे। तो आपके जो नंबर हैं वो कह रहा है वो कंसेक्टिव हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हमने सपोज करना है नंबर्स को। ये देखें, मैंने लिखा है सपोज 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, ये वाले y कुछ भी हो सकता है, ये 3 इंटीजर चूंकि हमने फाइंड करने हैं जो कंसेक्टिव है, तो मैंने फर्ज किया पहला क्या है y, तो y मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, कुछ भी हो सकता है। तो 6 के बाद मैंने दूसरा कैसे लिया? इसमें 1 ऐड कर दिया। तीसरा कैसे लिया? इसमें 2 ऐड कर दिया, क्योंकि 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 2 ऐड करेंगे 8, तो 6, 7 तो ये बन जाएंगे कंसेक्टिव। तो इस लिहाज से मैंने सपोज किया है। तो आप सपोज ये भी कर सकते हैं x, ठीक है ना, x+1, x+2, ये भी फाइल m+1, m+, जो आपका दिल करे आप वो अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चीज़ यही होगी कि जो भी पहला आपने फर्ज करना है उसमें एक एक ऐड करते जाना है। पहले 1 ऐड किया, फिर 2, ठीक है। तो ये आपके क्या आगे, पहले 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि y+1, y+2, यानी कि ये जो 3 हमने कंसेक्टिव इंटीजर सपोज किए हैं, इनका सम क्या बनना चाहिए? 42। यानी इन तीनों नंबरों का जो मजमुआ है, जो सम है, वो आना चाहिए 42, ठीक है। अब इनको आप ब्रैकेट में लिखो या ऐसे ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस है। ब्रैकेट तब जरूरी होती है जब बीच में माइनस हो, क्योंकि माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो साइन वही रहते हैं। तो ब्रैकेट में ये लिखो या सिंपल आप लिख लो, एक ही बात है। तो y+1, अब ये देखें 1y, 2 और 3, तो 1 1 1 कितनी हो गई? 3y, क्योंकि जब वेरिएबल्स हों, ऐड करना हो तो उनके कोएफिशिएंट ऐड होते हैं, तो जिसका कोएफिशिएंट कोई नहीं होता 1 होता है। तो 1 2 3, तीनों का 1 1 है, तो ये आ गया 3y। तो 1+2 कितना हो गया जी? y वाली मैंने अलहदा कर दी है, बगैर y के अलहदा, तो y वाली 3 है, अलहदा हो गई, बगैर y के 2 और 1 3 हो गई, इक्वल टू 42। अब यहाँ देखें +3 है, तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -3 हो जाएगा, क्योंकि हमने y किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। तो y को अकेला कर रहा हूँ, उसके साथ जो है वो दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो पहले +3 को लेके गया, तो ये आ गया 3y, इसको इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 39। अब ये जो 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा।
तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आ गई 13। तो ये मेरा पहला इंटीजर आ गया, यानी कि फर्स्ट इंटीजर मेरा क्या आ गया 13। सो दैट फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया 13। सेकंड इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर y प्लस 1 था, तो y की जगह 13, 13 प्लस 1 क्या आ गया 14। थर्ड इंटीजर क्या आ गया y प्लस 2 था, तो y की जगह 13, 13 प्लस 2 15। तो ये हमारे इंटीजर आ गए 13, 14। तो ये देखें ये कंसेक्टिव है, मुसलसल है, ठीक है। अब इस तरह के जो रियल नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर पीछे देखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको पता चल जाता है मेरा सही है या गलत है। कैसे है, जो उसने कंडीशन दी हुई है उसमें पुट करो वैल्यूज जो आपने फाइंड किए हैं। अगर तो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना, वो वैल्यूज, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर वो वैल्यूज उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो समझ जो कि आपका क्वेश्चन गलत है, कहीं गड़बड़ हुई है, दोबारा करो। अब ये कंडीशन थी, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही था, बस आपको वेरिफिकेशन बताने लगा हूं कि अगर आपको पेपर में फर्ज करें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सोचते हैं पता नहीं मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, मैंने सही किया गलत, तो आप उसके लिए छोटी सी वेरिफिकेशन कर सकते हो 1 मिनट की, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत। क्या करेंगे, ये कंडीशन है उसकी कि जो कंजेक्टिव है तीनों, जो तीन कंजेक्टिव है उनका जो सम है वो 42 बनना चाहिए। तो देखते हैं हम, तो y की जगह पुट करते हैं 13। तो ये आपको पता है y प्लस 1 कितना है 14, y प्लस 2 कितना है हमारा 15। अब देखें 15 प्लस 14 कितना हो गया 29, 29 और 13 42। तो ये 42 जो है ये 42 के, तो आपको पता चल गया कि आपका क्वेश्चन ठीक है, इसका आंसर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप वेरिफिकेशन अपने क्वेश्चन की कर सकते हैं अगर आपका स्टेटमेंट वाला है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल उसने दी हुई है। तो कहता है इसकी जो साइड ए सी है वो ये है, ए बी जो साइड है ये कहते हैं फाइंड करो, जबकि इसका उसने एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का। तो ये मैंने लिख लिया है, जो मेजर ए सी जो उसने क्वेश्चन में दी है ये वाली है, जो एरिया है उसने दिया हुआ है ये वाला इस ट्राइंगल का। तो कहता है मेजर ए बी, ये वाली जो ट्राइंगल की साइड है ये आपने फाइंड करनी है। अब कहता है इस फॉर्म में फाइंड करनी, जो आपका आंसर आना चाहिए ना उसमें 3 का स्क्वायर रूट होना चाहिए, 5 का स्क्वायर रूट होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के साथ ए और बी दो वैल्यूज आएंगी, ए और बी, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, इनके साथ कोई सी ए बी वैल्यू आएंगी। कहता है वो जो वैल्यू है ना वो कौन सी होगी, इंटीजर सेट से बिलोंग करेंगी। यानी कि इंटीजर सेट आपका क्या है, आपको पता है पहला क्वेश्चन में हमने इंटीजर से रिलेटेड किया है। तो ये दो तरह से हम सेट लिख सकते हैं इंटीजर्स का, एक इस तरह एक इस तरह। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी इंटीजर्स नंबर है, ए के साथ भी इंटीजर आना चाहिए, बी के साथ भी इंटीजर आएगा, यानी कि प्लस का नंबर भी हो सकता है, माइनस का नंबर भी, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। तो इस फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए। तो हमें फार्मूले का पता है, वी नो दैट, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूला क्या है इसलिए लिख दिया वी नो दैट एरिया ऑफ, बच्चों को फार्मूला भूल जाता है। ये रेक्टेंगल है, ट्राइंगल का भी आप पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं।
तो इसका भी आपने एरिया रेक्टेंगल का स्क्वायर का आपने 6 क्लास में भी फाइंड किया हुआ है, 7 में भी, 8 में भी, ठीक है। तो क्या फार्मूला था जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करो तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब इसका अगर मैं डायगोनल ड्रा करता हूं तो आप देखें कि इस डायगोनल ने इस रेक्टेंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि एक ये ट्राइंगल बन गई नीचे और एक ये ऊपर ट्राइंगल बन गई। अब ट्राइंगल का फार्मूला कैसे निकाला जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद रखने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया था, इस एरिया का हाफ किया तो हमें ट्राइंगल का मिल गया, क्योंकि आप देखें डायगोनल ड्रा करें तो कितनी ट्राइंगल बनी है? दो, यानी कि दो बराबर हिस्सों में रेक्टेंगल डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई। एक ये ट्राइंगल बन गई, एक ये वाली, यानी कि ट्राइंगल का एरिया क्या है? रेक्टेंगल के एरिया के हाफ, यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है इसका हाफ करें तो ट्राइंगल का बन जाता है। यानी यही जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा ट्राइंगल का एरिया बन गया। तो अगर आपके जहन से निकल जाता है ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या था, रेक्टेंगल का तो नहीं भूल सकता, बड़ा सिंपल था और बड़ी दफा आपने किया हुआ है, तो आप इसका आइडिया लें, ठीक है। इसके एरिया को 2 से डिवाइड करें, वो आपका ट्राइंगल का बन जाएगा। अच्छा जी, इधर चलते हैं अब। हाफ लेंथ चूंकि हमने फाइंड करनी है, वो क्या है? ए बी। ब्रेड्थ उसने दी हुई है, यहां एरिया भी उसने दिया हुआ है। तो ये मैंने सिंपल क्या की है, फार्मूला अप्लाई किया है, वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद क्या करना है जी, ए बी के साथ जो जो भी है ना सामान, उसको उठा के इधर ले आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि हमें चाहिए ए बी फाइंड करने के लिए उसको इधर अकेला कर लेंगे और इसके साथ जो जो भी है इसको उठाएंगे दूसरी साइड पे। यहाँ 2 क्या हो रहा है? इसके साथ डिवाइड, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। थ्री का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, इधर क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या हो गए? डिवाइड। वही बात नहीं होगी। अब ध्यान से देखें, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में काम किया था कि नीचे दो नंबर हो, दो टर्म्स हो, उनके दरमियान साइन जो भी हो उसको चेंज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो वो रैशनल बन जाता है। हम इसको अब रैशनल ही बनाएंगे, इससे हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि इसको रैशनलाइज करो, ठीक है। तो लेकिन अपनी सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए, अपना काम आसान करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। करना आपको आता है। नीचे एक टर्म हो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, दो हो तो साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। सिंपल मैंने लिखा है, नीचे जो दो टर्म्स थी उनके दरमियान प्लस का साइन था, साइन चेंज किया, माइनस का लगाया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो अप्लाई होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैं ये स्टेप लिख लूं। मैंने क्या किया बच्चों, ये 2 मैंने वैसे लिख दिया और इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया? पहले 1 को पकड़ा, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। और आपको पता है 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसे फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। इसलिए 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों नंबर वैसे ही आ गए। अब उसके बाद 15 का स्क्वायर रूट है प्लस 15 का स्क्वायर रूट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन हो नंबर के साथ, आंसर के साथ माइनस, सेम हो तो प्लस, इसलिए प्लस माइनस है तो माइनस 15 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई होंगे। नीचे मैंने आपको ये बताया था कि दो नंबर्स हों, उनके दरमियान साइन अपोजिट हो, सेम नंबर हो,
तो आंखें बंद करके फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर आपने लिख देना, कोई फार्मूला जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है। जो शाइनिंग बच्चे हैं जिन्होंने 75/75 मार्क्स लेने हैं, उन्हें ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन मैं जो अक्सर बात करता हूँ कि फार्मूले को रहने दो, जिनको नहीं पता वो सिंपल मल्टीप्लाई कर दें या इस तरह कर लें, आंखें बंद करके इस तरह लिख लें। वो इसलिए ताकि जो हमारे थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उनका भी काम चल जाए, किसी हद तक वो भी कामयाब हो जाएं, तो वो अपनी ट्रिक्स इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें स्टेप में मैंने क्या किया है, ये वैसे दोनों नंबर लिख लिए। ये 15 की जगह मैंने 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लिया, 15 की जगह 3 मल्टीप्लाई 5, और नीचे 3 का स्केयर रूट का स्केयर है, तो स्केयर रूट स्केयर इससे 2 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो 5 आ गया। अब मैं क्या करूंगा जी, लॉ अप्लाई करूंगा। लॉ क्या था आपका, स्केयर रूट के मतलब इंडेक्स सेम है, दोनों स्केयर रूट में है, दो नंबर है अलग अलग, तो उनको एक स्केयर रूट में लिखा जा सकता है। ये आपने लॉ पढ़ा था कुछ इस तरह का। इस तरह आप सेपरेट फॉर्म में, अगर सेपरेट फॉर्म में इक्वल का मतलब है कि इसको इस फॉर्म में और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सेपरेट फॉर्म में, तो मैं इसको एक स्केयर रूट में लिखने लगा हूँ। 3 का स्केयर रूट माइनस 5 का स्केयर रूट, तो इन दोनों को मैंने एक स्केयर रूट में लिख लिया, माइनस ये दो थे, इनको भी मैंने एक स्केयर रूट में लिख लिया। नीचे 3 माइनस 5 था, तो 5 में से 3 निकाला, 2 रह गया, बड़ा नंबर माइनस का है तो -2 आ गया, और इक्वल टू यहाँ देखें, ये दो नंबर मैंने वैसे लिख लिए। अब यहाँ स्केयर रूट के अंदर 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा था, तो आपको पता है जो चीज़ 2 टाइम्स आए वो एक दफ़ा बाहर लिख लेते हैं। यहाँ 5 2 टाइम्स आ रहा था, तो एक दफ़ा मैंने बाहर लिख लिया। कैसे बाहर लिख लेते हैं वो आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये उनके लिए कंप्लीट मेथड है। लेकिन ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी 9th क्लास है, जस्ट आपको बताया 2 दफ़ा है तो 5 स्केयर हो गया। तो ये कुछ लोग इसी तरह कैंसिल करके 5 लिख लेते हैं, तो स्केयर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है ना। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 5 आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस था, तो ये चीज़ आ गई। -1 नीचे था, मैंने ऊपर -1 लिख लिया। कैसे लिख लिया आपको पता है, आपको समझाया है कि नीचे हो ऊपर लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी -1 से, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी भी चीज़ को तो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे भी -1 से, ऊपर भी -1 से, तो नीचे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह की बात कर रहा हूँ, ऊपर भी -1 से, नीचे भी -1 से, ऊपर -1 आ गया, नीचे +1, ठीक है। तो इस तरह ये -1 ऊपर आ गया। अब -1 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, माइनस, तो ये 5 में से 1 निकाला 4 आ गया, तो बड़ा नंबर माइनस का -4। 3 में से 1 निकाला 2, तो 2 5 का स्क्वायर रूट आ गया, इक्वल टू AB। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आने लगा जी माइनस माइनस प्लस 4C का स्क्वायर रूट माइनस प्लस माइनस 2√5 इक्वल टू AB। साथ मैंने सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि उसने जो क्वेश्चन दिया था उसमें उसने जो मेजरमेंट्स दी हुई थी सेंटीमीटर में थी, इसलिए आंसर के साथ सेंटीमीटर लिखे हैं। जो हमने लेंथ फाइंड की है वो इतने सेंटीमीटर आई है। अगर मिलीमीटर हो, यानी कि जो यूनिट देगा वो आपने आंसर के साथ लिख देनी है। तो ये था जी हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जिस तरह का आपने अभी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। कोई रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल की दो लेंथ होते हैं, दो ब्रेड्थ होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो आपको पता है कि दो लंबाइयाँ दो चौड़ाइयाँ होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। अब
लेंथ ये दी हुई है, ब्रेड्थ ये दी हुई है, तो कहता है इसका एरिया फाइंड करो रेक्टेंगल का, जबकि इस फॉर्म में आपने फाइंड करना है ए भी क्या है, कोई भी इंटीजर है, जिस तरह उसमें आप उसने बताया था कि कोई दो इंटीजर होंगे ए भी, और एक के साथ 2 का स्क्वायर रूट हो 3 का स्क्वायर रूट होगा, एक का 5 के साथ, ठीक है ना। तो इसी तरह ए भी कोई इंटीजर आएंगे आंसर में, और बी जो है इंटीजर उसके साथ 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, वो भी मेथड है। अलग अलग दोनों को सिंपलीफाई करके फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी मेथड है। तो मैं अलग अलग पहले इनको सिंपलीफाई करके फिर एंड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं ये काम करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे लिहाज से ये इजी मेथड है, ठीक है। तो मैंने किया क्या, 18 है उसकी जगह मैंने 2 मल्टीप्लाई पे 3 मल्टीप्लाई पे 3 लिख लिया है। आपको मतलब 18 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई पे 3 मल्टीप्लाई पे 3 आता है, वो मैंने लिख लिया। अब 3 चूंकि 2 टाइम्स है, एक दफ़ा बाहर लिख लिया, 2 का स्क्वायर रूट 2 अकेला है वो अंदर आ गया। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन आ गई लेंथ की। अब ब्रेड्थ फाइंड करते हैं। आपको पता है कि नीचे एक टर्म हो उसका स्क्वायर रूट हो, यानी इरेशनल नंबर हो, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 का स्क्वायर रूट था, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई हो, यानी ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 2, और ऊपर 4, 2 का स्क्वायर रूट आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 2 आर 4, तो ये 5 ऐसे ही, तो ये आ गया 2 2 का स्क्वायर रूट। फार्मूला हमारे पास, वी नो दैट, इधर देखें जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। अब लेंथ की जगह मैंने लेंथ पुट कर दी, ये जो लेंथ सिंप्लीफाई करके मेरे पास आंसर आया था ये मैंने लिख लिया। अब ब्रेड्थ की जगह मैंने जो ब्रेड्थ अभी फाइंड की जो सिंप्लीफिकेशन की है वो मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई सिंपल। पहले 2 को पकड़ के दोनों से 2 5 जार, पहले जैसे मल्टीप्लाई होगा 2 5 जार 10, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर रूट 7 वैसे ही आ गया। अब इसको पकड़ के पहले इससे करूंगा तो ये आ जाएगा जी 15 2 का स्क्वायर रूट। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी -6, 3 2 जार 6 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट है, ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। 15 - 4 क्या आ गया, 11। ये देखें, ये 2 का स्क्वायर रूट है, ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो इनके कोएफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो 15 - 4 क्या आ जाएगा, 11। 2 का स्क्वायर रूट साथ वैसे ही, तो इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा। अब ये आ गया 10 + 11, 6 2 जार 12। अब ये स्क्वायर रूट वाली अकेली है, इसने तो किसी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं। ये दो नंबर जो है ये आपस में फिर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। 12 में से 10 निकाल लो तो 2 आएगा, तो बड़ा नंबर माइनस का, तो ये आ गया -2 + 11। तो ये आ गया जी एरिया ऑफ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक काम कर लिया है। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 में मुलाकात होती है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे ये होता है कि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है।
स्टार्ट में हमारी वीडियो थी वो ब्लर थी, कोई इतनी वाज़ेह नहीं थी, क्योंकि नया काम है, समझ नहीं थी कि वीडियो किस तरह बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से काफ़ी बेहतर है। तो कमेंट किया करें, आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।